नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। आतंकियों को सीमा पार से मदद के बाद भारत की कार्रवाई। रक्षा मंत्री ने कश्मीर में शांति के लिए बताया जरूरी। भारत में पहली बार अफ्रीकन विकास बैंक की सालाना बैठक। प्रधानमंत्री ने एशिया अफ्रीका विकास गलियारे का रखा प्रस्ताव। कहा, अफ्रीकी देशों से मजबूत रिश्तों पर जोर। गैर सरकारी संगठनों को केंद्र की चेतावनी। 14 जून तक जमा कराएं लेन देन का ब्यौरा। निर्देश नहीं मानने पर रद्द होगा लाइसेंस। ट्रंप प्रशासन के पहले बजट में पाकिस्तान को झटका। मदद राशि में $190 मिलियन की भारी कटौती का प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। और मैनचेस्टर आत्मघाती हमले के बाद ब्रिटेन में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी खतरे के स्तर को किया गया गंभीर। सभी प्रमुख स्थलों की चौकसी सेना के जिम्मे। सेना ने दावा किया है कि हाल ही में एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों को तबाह किया गया है। सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में इस ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए बंकरों को ध्वस्त करते दिखाया गया है। हालांकि ऑपरेशन के समय और तारीख की जानकारी नहीं है। सेना का कहना है कि पाकिस्तानी सेना नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी करके आतंकियों को कश्मीर में घुसने में मदद कर रही थी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार का सेना को पूरा समर्थन है और सेना सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी के पार जाकर ऐसी कार्रवाई कर रही है। 21 मई को सेना ने नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करके 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय सेना के इस तरह के किसी ऑपरेशन से इनकार किया है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विशेष अदालत 20 मई से इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई कर रही है। लेकिन सोमवार को 6 में से एक अभियुक्त सतीश प्रधान अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया था। जबकि शनिवार को पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, धर्मदास समेत 5 लोगों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिन्हें बाद में जमानत दे दी गई। इस दिन भी सतीश प्रधान अदालत में पेश नहीं हुए थे। मुलजिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि सेहत सही नहीं होने की वजह से सतीश प्रधान बुधवार को समर्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को आदेश दिया था कि स्पेशल कोर्ट मामले की रोजाना सुनवाई करे और 2 साल के अंदर अपना फैसला सुनाए। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसकी शुरुआत 3 जून से होगी। आयोग ने हैकाथॉन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तय किए हैं। बार बार ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बाद आयोग ने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। सबसे पहले बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। ईवीएम हैकाथॉन के लिए चुनाव आयोग ने देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को बुलाया है। आयोग ने 7 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और टीएमसी के साथ साथ 49 क्षेत्रीय दलों को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले आयोग ने कहा था कि हाल के चुनाव में भाग लेने वाले सभी मान्यता प्राप्त दलों को ही बुलाया जाएगा। 3 जून से शुरू हो रहे हैकाथॉन आयोजन में सभी दलों को 3 सदस्य रखने की छूट दी गई है, लेकिन विदेशी विशेषज्ञों को टीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी नहीं है। प्रत्येक दल को उनकी पसंद के मुताबिक हाल में संपन्न विधानसभाओं के चुनाव की 4 मशीनें दी जाएंगी। साथ ही मशीनों को हैक करने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया जाएगा।
5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद कुछ दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर परिणाम को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। बीएसपी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि ईवीएम मशीनों पर से लोगों का भरोसा टूटा है, इसलिए चुनाव के लिए बैलेट पेपर प्रणाली को वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया अफ्रीका विकास गलियारे पर जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को अफ्रीकी विकास बैंक यानी AFDP की बैठक का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में 81 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विदेश नीति में अफ्रीकी देशों का अहम स्थान है। गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक की 42वीं सालाना बैठक में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के अफ्रीका के साथ दशकों पुराने रिश्ते हाल के दिनों में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीक में अफ्रीका के साथ साझेदारी पर भारत गर्व महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की आर्थिक और विदेश नीति में अफ्रीका प्राथमिकता में है। The year 2015 was a watershed. The third India-Africa summit held that year was attended by all 54 African countries having diplomatic relations. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों की समस्याएं एक जैसी हैं और भारत की अफ्रीकी देशों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही भी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हर परेशानी में भारत अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा रहेगा। Many of the challenges we face are the same. Uplifting our farmers and the poor, empowering women, ensuring our rural communities have access to finance, building infrastructure. We have to do this. बैठक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया और अफ्रीका की होगी। Africa has been doing well recently on the economic frontier. I stand here with the conviction that the 21st century will not only be Asia's century alone, it will belong equally to both Asia and Africa. इस बैठक में बैंक के 54 सदस्यों के अलावा 81 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत 1982 में अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड का सदस्य बना, जबकि 1983 से अफ्रीकन विकास बैंक का गैर क्षेत्रीय सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और जर्मनी चीन के बेल्ट और रोड के खिलाफ अब साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। जर्मनी का कहना है कि बेल्ट और रोड परियोजना चीन केंद्रित है और इसमें शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। जर्मनी का एक कदम भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार के रास्ते खोल सकता है। भारत की तरह जर्मनी ने भी बेल्ट और रोड परियोजना को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हाल में बीजिंग में हुए सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इसके बावजूद जर्मनी ने चीन के साथ कोई समझौता नहीं किया है। इस बीच भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि ये परियोजना सिर्फ चीन के हितों को पूरा करती है। OBOR is a top-down government approach for a Sino-centered trading system. It's not a free trade agreement. It's a trading enhancing system. That's an initiative of one country. The European countries have participated but have not signed up to the trade declaration of OBOR. They had their hesitations to do so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई के अंत में बर्लिन में जर्मन चांसलर मार्केल से मुलाकात होनी है। इस बैठक में OBOR एक अहम मुद्दा हो सकता है। इस दौरान जोर इस बात पर रहेगा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार संधि को किस तरह जल्द से जल्द पूरा किया जाए। We stand side by side with India in fighting terrorism. We have, of course, what the German intelligence says I cannot reveal to you. But yes, we do share intelligence with the Indian government as we do within Europe. We and our ministers of interior devise strategies how to combat terrorism. आतंकवाद के मसले पर भी जर्मनी भारत के साथ है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि मानहानि की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
जेटली का आरोप है कि 17 मई को अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को केजरीवाल के खिलाफ 1 और 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दायर किया था। कोयला खदान आवंटन से जुड़े मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल को आरोपी मुकर्रर किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। ये मामला मध्य प्रदेश में कोयला खदान आवंटन से जुड़ा है। सभी आरोपियों को 4 सितंबर को विशेष सीबीआई जज के सामने पेश होना होगा। अन्य अभियुक्तों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के पूर्व उप प्रबंध निदेशक आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने कोयला मंत्रालय के सामने उपकरण खरीदने की गलत जानकारी दी। जिंदल पर कोयला खदान आवंटन से जुड़ा एक मामला चल रहा है। पहले मामले में वो आरोपी मुकर्रर हो चुके हैं। हजारीबाग कोर्ट ने पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को सजा का ऐलान किया। इसमें आरजेडी नेता सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा और जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा उनके 2 भाइयों दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें अलग अलग सजा सुनाई जो साथ साथ चलेंगी। मशरक सीट से प्रभुनाथ सिंह को हराकर विधायक बने अशोक सिंह की 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास पर हत्या कर दी गई थी। आज न्यायालय में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ उसमें पीएन सिंह और डीएन सिंह, प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह पे, तो प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह पे लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ और रितेश सिंह को भी हुआ, जिसमें 302 में 302/120B जिसमें SI फॉर 5 ईयर अगर वो 40,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 3 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में दिल्ली के 2 भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र जैन भी शामिल हैं। अग्रवाल ने कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की। इसमें आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ 1,000 करोड़ के जमीन मामले में आयकर विभाग की जांच भी शामिल है। निदेशालय ने बीते हफ्ते जैन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। निदेशालय ने इस मामले में 90 शेल कंपनियों की पहचान की है। सीआरपीएफ ने सुकमा में नक्सली हमले की जद में आई टीम के कमांडर को निलंबित कर दिया है। इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। सहायक कमांडर जे विश्वनाथ को नेतृत्व में कथित नाकामी के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 74वीं बटालियन के कमांडिंग अधिकारी फिरोज हुजूर का तबादला छत्तीसगढ़ के बाहर कर दिया गया है। सहायक कमांडेंट के निलंबन का आदेश घटना की जांच रिपोर्ट के बाद दिया गया है। हालांकि तबादले की कार्रवाई को नियमित बताया गया है। 24 अप्रैल को हमले का शिकार हुए जवान सीआरपीएफ की 74वीं डेल्टा कंपनी से जुड़े थे और उन्हें नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा पीड़ित सुकमा जिले में बुरकापाल और चिंता गुफा के बीच तैनात किया गया था। खबरें जारी है, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर किसानों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। योजना के तहत जिन किसानों के पास 1 एकड़ जमीन है वो इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने खाद और बीज जैसे सामान की 2,500 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के। देश में किसानों का बड़ा तबका साहूकारों की जाल में फंसा है। कई जगहों पर किसानों की बैंकों तक पहुंच नहीं है और जहां है वहां आसानी से कर्ज नहीं मिलता। इसी के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई है। क्रेडिट कार्ड से किसान 2,500 रुपए तक की इफ्को की खाद, बीज, बीमा आदि खरीद सकेंगे, वो भी बिना ब्याज के। इफ्को
फार्मर का इनकम को और फार्मर का उन्नति को आगे बढ़ना चाहता है। एंड हम इंस्टेड ऑफ गिविंग फर्टिलाइजर एंड सीड हम अपनी तरफ से पैसे और बैंकिंग सर्विस देना चाहते हैं। और इसलिए अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो जो फार्मर के लिए जो कुछ कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन 1 महीने तक रकम नहीं चुकाने की सूरत में किसानों को 8.6% की दर से ब्याज भरना पड़ेगा। योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2 लाख किसानों को शामिल किया गया है। को ब्रांडेड डेबिट कार्ड से किसान अपने जरूरत के लिए भी रकम निकाल सकते हैं। महज 100 रुपए में खाता खोलकर ये कार्ड हासिल किया जा सकता है। हमारा प्रयास भी रहेगा कि ये आगे चलकर 2 लाख से 20 करोड़ हो जाए और सारे किसान, किसी को बैंक से पैसा निकालना ना पड़े, केवल एक कार्ड ही पॉकेट में रहे उनके और इसी कार्ड से सब काम हो जाया करे। इफको बॉप किसान क्रेडिट कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा और इससे इफको बिक्री केंद्रों के सभी उत्पादों को खरीदा जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि किसानों के हितों में की गई ये पहल सफल होगी और आने वाले सालों में इस योजना से किसानों को फायदा मिलेगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अप्रैल के दौरान देश का स्टील निर्यात बढ़कर करीब 7.5 टन हो गया है। इस दौरान पिछले साल अप्रैल के मुकाबले स्टील निर्यात में 142% का उछाल आया। इसे सरकार की निर्यात समर्थक नीतियों का परिणाम बताया जा रहा है। भारत के स्टील निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। अप्रैल 2017 में भारत ने 7.47 लाख टन स्टील का निर्यात किया है। ये पिछले साल अप्रैल के स्टील निर्यात से करीब 3 लाख टन ज्यादा है। इस दौरान स्टील आयात में पिछले साल के मुकाबले 23% की गिरावट भी दर्ज की गई। पिछले 3 वर्षों में कुछ समय तो स्टील उद्योग संकट में था, लेकिन पिछले महीने काफ़ी एक्सपोर्ट में प्रतिशत में वृद्धि हुई है, 142% के आसपास। और इसके पीछे कारण यह है कि एक तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपने देश में और गुणवत्ता पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं ताकि मतलब ग्लोबली हम लोग कम्पीट कर पाएँ, उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चीन, जापान और कोरिया से बढ़ते आयात के बीच देशी स्टील के निर्यात में तेजी को उद्योग के लिए अच्छी खबर माना जा सकता है। देश के बड़े बकायेदारों में स्टील उद्योग भी है। बैंकों के डूबे हुए कर्ज में स्टील उद्योग की हिस्सेदारी 19% है। सरकार ने 2030 तक स्टील निर्माण क्षमता 3 गुना बढ़ाकर करीब 12.25 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड के आधुनिकीकरण पर सरकार पिछले 10 साल में 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील का उत्पादन करने वाला देश है। स्टील इंडस्ट्री की भारत की जीडीपी में तकरीबन 2% हिस्सेदारी है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए एनपीए एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान सरकार को जल्द से जल्द करना होगा। बोकारो से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए प्रीति मिश्रा। सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को आयकर रिटर्न दायर करने को लेकर चेतावनी दी है। सरकार ने आगाह किया है कि अगर 14 जून तक उन्होंने अपनी सालाना आमदनी और खर्चों की जानकारी नहीं दी, एनजीओ के विदेशी चंदा नियमन अधिनियम का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कई एनजीओ ने आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद अब तक 2010, 2011 से 2014-15 के अपने रिटर्न जमा नहीं कराए हैं। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में रक्षा क्षेत्र में सरकार ने बड़े सुधारों की तरफ कदम बढ़ाया है और देश में ही रक्षा उपकरण बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। वो भारतीय उद्योग परिसंघ और वायुसेना की ओर से आयोजित मेक इन इंडिया सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगी। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल BS धनोवा के अलावा भारतीय वायुसेना के आला अधिकारी मौजूद थे। We need to promote indigenization, and we are coming up with a very big reform. This is since last 70 years, the last 3 years has seen so many initiatives, good initiatives taken by the government. This is to promote the indigenization production of the defense equipment, platform, weapons, to promote self-reliance. श्रीलंका नौसेना ने मंगलवार को तमिलनाडु के 6 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर श्रीलंका की जल सीमा में जाकर मछली पकड़ने का आरोप है।
इससे पहले 2 मई को तमिलनाडु के 5 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय मछुआरों की नौकाएं भी जब्त कर ली गई थी। 26 मार्च को भी श्रीलंकाई नौसेना ने 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। भारतीय मछुआरे अक्सर भटक कर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के नजदीक चले जाते हैं, जिससे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। आए दिन गिरफ्तारियों की वजह से मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समस्या के समाधान के लिए मांगे उठती रही हैं। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए भरोसा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसे दी जाने वाली मदद में भारी कटौती का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में पाकिस्तान को हथियारों की खरीद के लिए दिए जाने वाले अनुदान को कर्ज के रूप में तब्दील करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को $344 मिलियन की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा, जिसमें $100 मिलियन विदेशी सैन्य मदद के लिए होंगी। 2016 के वित्तीय वर्ष की तुलना में अनुदान में $190 मिलियन की भारी कटौती की गई है। इस कदम को ट्रंप प्रशासन की ओर से विदेशी मदद के बजट कम करने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि अमेरिकी सेना के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने में मदद मिल सके। पाकिस्तान के लिए इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अमेरिका का विदेश मंत्रालय लेगा। मध्य पूर्व के दौरे पर मंगलवार को बेथलहेम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। मध्य पूर्व में शांति बहाली पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए सब कुछ करेंगे। मध्य पूर्व में शांति बहाली के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश करेगा। मंगलवार को वेस्ट बैंक के बेथलहेम में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ करीब घंटे भर चली बैठक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन और इजरायल के बीच शांति बहाली को लेकर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। As I discussed with President Abbas in Washington earlier this month, I am committed to trying to achieve a peace agreement between the Israelis and the Palestinians, and I intend to do everything I can to help them achieve that goal. President Abbas assures me he is ready to work toward that goal in good faith, and Prime Minister Netanyahu has promised the same. राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि बेथलहेम में हुई इस बातचीत से फिलिस्तीनियों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयास में साझेदार बनने की भी बात कही। دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار وحل قضايا الوضع الدائم كافة। हालांकि दोनों नेताओं में से किसी ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि शांति समझौते तक कैसे पहुंचा जा सकेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिरी बातचीत 3 साल पहले हुई थी। तात्कालिक अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के नेतृत्व में करीब साल भर चली बातचीत अप्रैल 2014 में दोनों देशों में से किसी के भी मसले पर अपने रुख से पीछे नहीं हटने के कारण खत्म हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 10 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और 9 घायल हुए हैं। घायल सैनिकों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। आतंकियों ने सोमवार रात कंधार प्रांत में हमले को अंजाम दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भारी हथियारों से लैस करीब 200 आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला किया था। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले रविवार को तालिबानी हमले में 20 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी और 15 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। यहाँ भी जाबुल प्रांत में आतंकियों ने कई सुरक्षा चौकियों को ही निशाना बनाया था। 1 महीने पहले ही बल्ख प्रांत में तालिबान ने 135 से ज्यादा सैनिकों को मारा था। यह हमला 2001 के बाद से सैन्य बेस पर सबसे घातक हमला माना जाता है। मैनचेस्टर धमाके के बाद ब्रिटेन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्रिटेन के प्रमुख स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को दे दी गई है। वहीं आतंकी खतरे के स्तर को भी गंभीर कर दिया गया है। ब्रिटिश पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की पहचान 22 साल के सलमान अबेदी के रूप में हुई है। सोमवार रात मैनचेस्टर में पॉप कंसर्ट के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ था। इसमें हमलावर समेत 22 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। आतंकी संगठन IS ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुके ब्रिटिश अभिनेता रॉजर मूर का मंगलवार को निधन हो गया। वो 89 साल के थे और कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे।
मूर के परिवार ने ट्विटर पर उनके निधन की जानकारी दी। वो इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 1973 से 1985 के दौरान जेम्स बॉन्ड सीरीज की 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें लिव एंड लेट डाई और द स्पाई हू लव्ड मी प्रमुख हैं। वो अपने अभिनय के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मूर को टीवी पर भी लोकप्रियता मिली थी। द सेंट सीरियल 6 सीजन तक चला। 1991 में उन्हें यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। मूर का अंतिम संस्कार मोनाको में किया जाएगा। उर्दू के अजीम शायर मजरू सुल्तानपुरी की आज पुण्यतिथि है। मजरू साहब एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी में इंकलाब भी नजर आया और मोहब्बत भी। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार थे। आइए याद करते हैं मजरू साहब को। लफ्जों की रोमानियत, इश्क का अंदाज़े बयां। हिंदी सिने संगीत में मोहब्बत और मजरू सुल्तानपुरी का साथ कमाल का था। शाहजहां फिल्म से सिने करियर शुरू कर उन्होंने जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का हो या रंगीन फिल्मों का, मजरू के नगमों ने हर पीढ़ी में मोहब्बत के एहसास को रवां किया। 1965 में आई फिल्म दोस्ती के गानों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहला नशा, पहला खुमार। उन्होंने नौशाद से लेकर अन्नू मलिक, जतिन ललित, AR रहमान और लेस्ली लुइस तक के साथ काम किया। 80 और 90 के दशक में लिखे उनके नगमों को खासी मकबूलियत हासिल हुई। 4 दशक के लंबे फिल्मी करियर में मजरू साहब ने 300 फिल्मों के लिए 4000 से भी ज्यादा गाने लिखे। एक बार फिर तो कहो, रहे न रहे हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली, बन के सबा, आ गए वफा में। मजरू साहब पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह, आतंकियों को सीमा पार से मदद के बाद भारत की कार्रवाई, रक्षा मंत्री ने कश्मीर में शांति के लिए बताया जरूरी। भारत में पहली बार अफ्रीकन विकास बैंक की सालाना बैठक, प्रधानमंत्री ने एशिया अफ्रीका विकास गलियारे का रखा प्रस्ताव, कहा अफ्रीकी देशों से मजबूत रिश्तों पर जोर। गैर सरकारी संगठनों को केंद्र की चेतावनी, 14 जून तक जमा कराएं लेन देन का ब्यौरा, निर्देश नहीं मानने पर रद्द होगा लाइसेंस। ट्रंप प्रशासन के पहले बजट में पाकिस्तान को झटका, मदद राशि में $190 बिलियन की भारी कटौती का प्रस्ताव, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। और मैनचेस्टर आत्मघाती हमले के बाद ब्रिटेन में बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकी खतरे के स्तर को किया गया गंभीर, सभी प्रमुख स्थलों की चौकसी सेना के जिम्मे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।